मुसीबत घेर के आई। जी हाँ, कहा जाता है कि जब समस्याएं आनी शुरू होती हैं तो आठों दिशाओं से आती हैं। कुछ वैसा ही हाल मोदी साहब की गुजराती जोड़ी और उनके पूरे सिस्टम का हो गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीने से प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के दम पर बनाई गई छवि की बखिया उधेड़ रहे हैं और इस बार तो हदें कर दिया। यहां तक कह दिया कि मैंने मोदी को युद्ध रोकने के लिए 10 घंटे का समय दिया था, कहा था कि युद्ध रोक दो नहीं तो व्यापार बंद कर देंगे, डील नहीं होगी, और मोदी ने 5 घंटे के अंदर ही मेरे आगे सरेंडर कर दिया, यानी युद्ध रुकवा दिया। इधर हुजूर सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा वोट चोरी के मुद्दे पर घिरे हुए हैं। अब तक राहुल गांधी ने इस मामले में तमाम सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खटिया खड़ी किया था। अब महाराष्ट्र से देश के सबसे बुजुर्ग एक्टिव नेताओं में से एक शरद पवार भी कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने तो कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा सामने रखा था ना, उसी से बवाल मच गया। शरद पवार पूरे महाराष्ट्र की हर विधानसभा का डेटा परोसने वाले हैं। क्या ऐलान किया है, सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की भविष्यवाणी जो कि 1984 में उन्होंने अनुमान लगाया था, आज सच हो गया है, और इसे सच करने का श्रेय ज्ञानेश कुमार जैसों को जाता है। इस मामले पर लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने द हिंदू में बहुत ही तगड़ा वाला लेख लिखा है और देश को याद दिलाया है कि देखिए किस तरीके से 40 साल पहले जो बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, आज वो सच हो गई। उधर केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने भाजपा की तुलना कसीनो से की है। कसीनो तो आप जानते ही होंगे, जहां जुआ खेला जाता है, यानी यूं समझिए बहुत बड़ा जुआरी, और बता रहे हैं कि जो बहुत बड़ा जुआरी होता है भाजपा की तरह, वो क्या काम करता है, वही काम भाजपा करती है। उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने मोदी सत्ता को एक ऐसा काम सौंप दिया है, यानी एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि अब वो हम जैसे तमाम पत्रकारों की जबान पर नया ताला लगा सकते हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्यों ये आशंकाएं पैदा हो रही हैं, इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए टन से। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि क्या कोई संवैधानिक संस्था जिसे देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लोकतंत्र की रक्षा का काम सौंपा गया हो, क्या वो लोकतंत्र का गला घोंट सकती है? 2025 के भारत की यही सच्चाई है, जब हर संवैधानिक संस्था एक विचारधारा का गुलाम बन गई है। मगर आज के 40 साल पहले एक व्यक्ति ने आज के सच को देख लिया था। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S मुर्तजा फजल अली ने SC जोस बनाम शिवन पिल्लई मामले में देश को चेताया था। उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग को अनियंत्रित और मनमानी शक्तियां दी गईं और उसे चलाने वाला कोई व्यक्ति किसी खास विचारधारा से प्रभावित हो गया तो वो राजनीतिक अराजकता पैदा कर सकता है, संवैधानिक संकट ला सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है। जस्टिस फजल अली के ये शब्द उस वक्त एक चेतावनी थे, लेकिन आज 2025 में ज्ञानेश कुमार ने इसे सच कर दिखाया है। इसके पहले राजीव कुमार ने भी किया था। मोदी साहब के बनाए मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। द हिंदू में लिखे अपने लेख में लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने देश को जस्टिस अली की भविष्यवाणी याद दिलाया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र, केरल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। अखबारों में वोट चोरी की खबरें छप रही हैं और पत्रकार बता रहे हैं कि कैसे फर्जी पते पर सैकड़ों लोगों का नाम रजिस्टर किया गया है। दरअसल ये फर्जी वोटर इस देश के लोकतंत्र की ताबूत में ठोके गए कील हैं, क्योंकि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त पर भाजपाई एजेंट होने का आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग को गोदी आयोग कहा जा रहा है, मगर ये केंचुआ राहुल गांधी से तो हलफनामा मांगता है, मगर अनुराग ठाकुर के आरोपों पर जबान बंद हो जाती है, ताला लग जाता है, जनता के सवालों को मिसलीडिंग करार देता है और बिहार में लाखों जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर देता है, मार देता है, मरे हुए लोगों को जिंदा वोटर बना देता है। और ये लोकतंत्र का चमत्कार नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार की साजिश है कथित रूप से, जिसके दम पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मत भूलिए कि ज्ञानेश कुमार की विचारधारा क्या है, वो किसके आदमी है और किसने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के कुर्सी पर बिठाया है। बावजूद इसके वोट चोरी के आरोपों को मिसलीडिंग करार देने के अलावा केंचुआ और भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। जनता महामानव को वोट चोर कहने लगी है और यही महामानव वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए चुनाव आयोग को बेहिसाब ताकत देकर एक देश में एक बार में ही पूरा लोकतंत्र गटक कर जाना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जजों ने इस पर आपत्ति जताई।
मगर सुप्रीम कोर्ट की परवाह कौन ही करता है। 2023 में इसी सत्ता ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बहरिया दिया, इलेक्शन कमिश्नर को किसी कानूनी कार्यवाही के मुकाबले कवच पहना दिया और उसके पहले से ही पूरे देश में वोट चोरी और फर्जीवाड़े का खेल जारी है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में बेंगलुरु सेंट्रल और महादेवपुरा विधानसभा की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर महादेवपुरा में फर्जीवाड़ा नहीं होता तो कांग्रेस वो सीट जीत जाती, मगर एक सीट पर लाखों वोटों का फर्जीवाड़ा करके कांग्रेस को हराया गया। महादेवपुरा में एक ही पते पर सैकड़ों वोटर रजिस्टर थे। कई वोटरों के पिता का नाम ABCD फलाना ढिमकाना था और मकान नंबर 000 120 वर्ग फीट के मकान में 80 लोगों के नाम रजिस्टर हैं और यही वो मॉडल है जो हर चुनाव में इस्तेमाल होता है। मगर ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, बिहार के SIR में भी यही हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के पिपरा में मकान नंबर 39 के पते पर 509 वोटर रजिस्टर है और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में 80,000 से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। द वायर की रिपोर्ट है कि 4 विधानसभा सीटों के तमाम बूथ पर 1.5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर है। और दैनिक भास्कर ने अपनी कई रिपोर्ट में कहा कि बिहार में जिंदा लोगों को मार दिया, मरे हुओं को जिंदा कर दिया। नितिन सेठी ने कहा कि यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है बल्कि सिस्टमेटिक फेल्योर है ताकि चुनाव में फर्जीवाड़ा किया जा सके। इस बीच प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग बिहार के लोगों से फॉर्म 6 भरवा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, मगर फॉर्म 6 तो नए वोटरों के लिए होता है जिनका नाम किसी वोटर लिस्ट में नहीं होता है। मगर जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया है उनसे फॉर्म 6 कैसे भरवाया जा सकता है? मगर यही तो ज्ञानेश कुमार के काम करने का तरीका है। PDT आचार्य ने लिखा कि SIR का जिक्र किसी नियम कानून में नहीं है, मगर ज्ञानेश कुमार SIR करवा रहे हैं। उनका दावा है कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना था, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि यह खेल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ पूरे देश में फैल गया। तब से भाजपा के लोग तय करते हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री खुद ही तय करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। यानी ये जो पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है वो प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। और नेता प्रतिपक्ष ने 2012 के गुजरात चुनाव के बाद के हर चुनाव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में वो लगातार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 30 सीटों पर वोट चोरी हुई, मगर इस साजिश का भांडाफोड़ न हो जाए इसलिए राहुल गांधी को न तो डिजिटल वोटर लिस्ट दी जा रही है और न ही CCTV फुटेज। लेकिन केंचुआ ने निजता का बहाना बनाकर इसे देने से इनकार कर दिया। केंचुआ के ज्ञानेश कुमार का वो डायलॉग मत भूलिए कि मां बहनों की CCTV फुटेज कैसे दे दें। बिहार में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जनता का भरोसा खो दिया है, अब वो पूरे देश में वोट चोरी की साजिश रच रही है। बिहार में बीजेपी और JDU वोट चोरी के जरिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा ले जाएगी तो वो आपके वोट चुरा रहे थे। जनता को समझ ही नहीं आया कि वो अपना मंगलसूत्र बचाए, भैंसिया बचाए कि कमरा बचाए। इसी चक्कर में उसके वोट चोरी हो गए और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी हर विधानसभा की वोटर लिस्ट की जांच कर रही है और सिरूर विधानसभा सीट पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जहां 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 49,000 से ज्यादा वोटर बढ़े और 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कुछ ही महीनों में 32,000 से ज्यादा वोटर बढ़ गए। पवार ने कहा कि 27,000 फर्जी नाम, पता और फर्जी फोटो वाले वोटरों की पहचान की गई है। इसी तरह हडपसर विधानसभा में 40,000 से ज्यादा नए वोटर 5 महीनों में जोड़े गए और एनसीपी नेताओं ने अभी तक 49,000 से ज्यादा फर्जी वोटर पकड़े हैं। शरद पवार ने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र की सभी सीटों का डेटा जनता के सामने रखा जाएगा और फिर पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन 17 अगस्त 2025 को ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका करार दिया। उनके सवालों का जवाब देने के बजाय धमकी देने लगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी 7 दिन में शपथ पत्र दें वरना माफी मांगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का लहजा न केवल चौंकाने वाला था बल्कि जस्टिस फजल अली की चेतावनी को भी सही साबित करने वाला था कि चुनाव आयोग एक खास विचारधारा का गुलाम बन चुका है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास शक्तियों का भंडार है जिससे वो चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन उसे संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। मगर ध्यान रहे, विपक्ष के नेता को धमकी देना न तो अनुच्छेद 324 का हिस्सा है और न ही चुनाव आयोग का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। आचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग का काम राजनीतिक बहस का हिस्सा बनना नहीं है। तो क्या राहुल गांधी को धमकी देकर ज्ञानेश कुमार ने संविधान का उल्लंघन किया, चुनावी नियमों का बंटाधार किया, तो फिर उन्हें निष्पक्ष कैसे माना जाए? मजेदार यह है कि 7 दिन बीतने के बावजूद राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और ज्ञानेश कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि वे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन ले लें, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने बार बार कहा कि उनके शब्द ही हलफनामा है क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। अखिलेश ने
कहा कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए, लेकिन केचुआ ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश का सवाल है कि जब हमने शपथ पत्र दिए तो चुनाव आयोग ने रिसीविंग दी, फिर अब झूठ क्यों बोल रहा है कि शपथ पत्र नहीं मिला। राहुल और अखिलेश के अलावा ओडिशा की बीजेडी ने भी चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के फर्जीवाड़े की शिकायत की है, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब उड़ीसा के कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने वोट चोरी का खुलासा करने का ऐलान किया है। ये बात याद रखी जानी चाहिए कि बिहार एसआईआर से पहले वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो सब फर्जीवाड़ा राजीव कुमार की अगुवाई में हुआ, और ये राजीव कुमार हर आरोप पर एक शायरी सुना के मोदी सत्ता को क्लीन चिट दे देते थे। याद है कि नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो। सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष है क्या। पीडीटी आचार्य ने लिखा कि एसआईआर की प्रक्रिया कानूनी रूप से संदिग्ध है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अनुसार इंटेंसिव रिवीजन केवल जनवरी में हो सकता है, लेकिन बिहार में इसे जुलाई में शुरू किया गया, जो कि कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही 1 महीने में पूरे राज्य की वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करना असंभव है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के नियम 8 के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी को हर घर का दौरा करना होता है। तो क्या यह संभव है कि 1 महीने में यह काम हो जाए? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, मगर यह हो सकता है कि चुनाव आयोग पीडीटी आचार्य के लेख को मिसलीडिंग करार दे दे। और ज्ञानेश कुमार की पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का साइड इफेक्ट यह है कि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट हो गया। राहुल गांधी की यात्रा में विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं। स्टालिन के बाद हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव को भी पहुंचना है, और राहुल गांधी ने बिहार के एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार करार दिया है। बिहार में यात्रा का असर इतना ज्यादा है कि बीजेपी के साथ प्रशांत किशोर की भाषा भी बदल गई है। 2014 में मोदी के साथी रहे प्रशांत किशोर अब अकबका गए हैं, राहुल गांधी को औकात दिखा रहे हैं। मगर राहुल गांधी की यात्रा ने प्रशांत किशोर को भी उनकी औकात दिखा दी है कहीं ना कहीं। वोट चोरी के मुद्दे पर असर यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, और केजरीवाल विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे रहे हैं। यानी जो काम कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए वो काम ज्ञानेश कुमार ने कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त की धमकियों ने केवल विपक्ष को आक्रामक नहीं बनाया, बल्कि जनता को भी ये मैसेज दे दिया कि विपक्ष के आरोपों में दम है। इसलिए जनता खुलकर कह रही है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा ने मोदी को इतना बेचैन कर दिया है कि वो बार बार बिहार जा रहे हैं। पहले गया पहुंचे थे और अब जल्द ही पूर्णिया पहुंचेंगे। पिछले 11 सालों में मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्ष को हर मोर्चे पर फंसाया था। अमित शाह ने तो खुद को चाणक्य घोषित करवा दिया था, मगर महाराष्ट्र ने सारा गुड़गोबर कर दिया। बीजेपी अपने ही बिछाए जाल में फंसती दिख रही है। अमित शाह का 40-50 साल तक सत्ता में रहने का दावा अब जनता के गले उतर नहीं रहा है। राहुल गांधी ने इस बात को पकड़ लिया और अपनी रैलियों में पूछ रहे हैं कि अमित शाह को कैसे पता था कि बीजेपी 40 साल 50 साल सत्ता में रहेगी, क्योंकि चाणक्य का काम वोट चोरी का है। इधर निर्मला सीतारमण के पति लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ था, जनता को बीजेपी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में परकला प्रभाकर ने कहा कि ये कैसीनो का खेल है, 1-2 जीत से धोखा मत खाइए। कैसीनो में हमेशा ये होता है कि कभी कभी आप जीतें ताकि खेलने में आप वापस आते रहें, लेकिन अंत में जीत हमेशा कैसीनो की ही होती है। इसी तरह बीजेपी काम करती है, कभी आपको तेलंगाना या छत्तीसगढ़ जीतने देगी, झारखंड जीतने देगी ताकि लोकतंत्र का भ्रम बना रहे, लेकिन जब लोकसभा का सवाल आएगा तो वो आपका डिब्बा कोल कर देगी। वैसे यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य होते हैं जैसे महाराष्ट्र, जहाँ खूब पैसा है, उसके बिना काम चलना मुश्किल है। देखा आपने किस तरीके से वहाँ पर भाजपा जीत गई, जमीन पर कुछ और, रिजल्ट में कुछ और। प्रभाकर ने कहा कि 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 3% से ज़्यादा था, लेकिन 2024 में 11% से ज़्यादा हो गया। ये कैसे हुआ? ये जनता के वोट से नहीं बल्कि आंकड़ों के हेरफेर से हुआ है। मगर असली सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस का एकमात्र एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्हें पता है कि जनता कभी भी उनके एजेंडे पर वोट नहीं देगी, और जनसंघ के जमाने से आज तक जब भी उन्होंने खुलकर अपना एजेंडा जनता के सामने रखा, उन्हें बहुमत नहीं मिला। इसलिए अब उन्होंने चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोर्चा बना लिया। चुनावी धोखाधड़ी उसी साजिश का हिस्सा है। परकला प्रभाकर ने चेताया कि वक्त भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। यह रील और शॉर्ट बनाने का टाइम नहीं है, बल्कि सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र के लिए लड़ने का टाइम है। क्योंकि अब भी नहीं जागे तो आगे बंद कमरे में बैठकर जोक मारने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस ने एक ऐसा फैसला दिया है जो 140 करोड़ भारतीयों की जुबान पर ताला लगा सकता है। और इस फैसले ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स को हिलाकर रख दिया
दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर आपका कंटेंट कॉमर्शियल है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने दो टूक कहा कि यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यह कॉमर्शियल स्पीच है और कॉमर्शियल स्पीच में कोई आज़ादी नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने यह बात रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसे पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपका कंटेंट किसी समुदाय या कमजोर वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है तो वो स्वीकार्य नहीं है। सवाल यह है कि क्या जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची ने यह सोचकर फैसला सुनाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आवाज को दबा देना है, सरकार की मनमानी को बढ़ावा देना है? आखिर क्या सोच रहे थे जज साहब जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपका कंटेंट कॉमर्शियल है तो उसमें हंसी मजाक भी संवेदनशीलता के दायरे में होनी चाहिए। ये तो वही बात हुई, बोलने पर पाबंदी लगा दो, कलम का दायरा तय कर दो और कह दो कि अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारा बोलना अब आज़ादी नहीं है बल्कि कॉमर्शियल स्पीच है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है? क्या लोग अपनी जबान पर ताला लगा लें, सवाल करना बंद कर दें? कोर्ट ने मोदी सत्ता को नवंबर तक एक ढांचा तैयार करने को कहा है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय की जा सके। अब समझने वाली बात यह है कि उस मोदी सत्ता से ढांचा तैयार करने के लिए कहा जा रहा है जो बिना ढांचे के ही लोगों की जबान बंद करवाने के लिए मानी जाती है। दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र और फ्री मीडिया के मामले में कौन सी रैंकिंग है पता लगाते रहिए। साल दर साल स्थितियां खराब होती जा रही हैं। सवाल यह है कि किसी भी चीज की सीमा कौन तय करेगा? क्या सरकार अब हर जोक, हर मीम, हर वीडियो को स्कैन करके ये तय करेगी कि यह संवेदनशील है या नहीं? क्या सरकार को इतनी ताकत देना सही है या ये काम आईटी सेल को दे दिया जाएगा? आखिर कॉमर्शियल स्पीच की परिभाषा क्या है? क्योंकि बात सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसों की नहीं, बात पत्रकारिता की भी है और असल बात इसी की है क्योंकि हर चैनल और हर अखबार विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से चलता है। तो क्या अब हर पत्रकार को सरकार की लाइन पर चलना होगा और जो नहीं चलेगा उसका क्या होगा? क्योंकि आईटी सेल के छर्रे तो सवालों से भी घायल हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी के भाषण भी यूट्यूब पर डाले जाते हैं, उससे भी तो रेवेन्यू जनरेट होता होगा। तो क्या उस पर कॉमर्शियल स्पीच का ठप्पा लगेगा? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची मोदी के पुराने नफरती भाषणों का संज्ञान लेंगे क्या, या ये फैसला सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो मोदी सत्ता को आईना दिखाते हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के सवाल पूछते हैं? सवाल यह भी है कि वैसे तो कमाई जज साहब लोगों के बोलने से भी होती है, अपने फैसलों का ही तो पैसा खाते हैं, किस चीज का खाते हैं? और दुनिया का कोई भी पत्रकार बोलने का, रिपोर्ट करने का, सच को बताने का, उजागर करने का, आलोचना करने का, सवाल करने का, उसी का तो पैसा खाता है और क्या खाएगा? बहरहाल अमृतकाल चल रहा है, मुमकिन है योजना भी जारी है और अभी तो हम लोगों को विश्वगुरु बनना है जी। देखते रहिए हमारी आपकी जबान को बंद कराने के कौन कौन से सिस्टम तैयार होते हैं और सत्ता इसमें कौन सा नया जुगाड़ निकाल कर लाती है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।